तो अब हम देखते हैं कि एक बार जब 1765 में 1765 में अंग्रेजों के पास बंगाल, बिहार और ओडिशा के दीवानी राइट्स आ जाते हैं, यानी कि लोगों से जो टैक्स वसूलने का काम था वो अंग्रेजों के पास आ जाता है। उसके बाद अंग्रेजों ने वहां के लोगों पे और जो किसान थे उनकी जमीन पे किस तरह के टैक्स लगाए थे, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। In 1772, a new system was introduced in Bengal to increase the company's revenue. Contracts were made with izaredars to collect land revenue. The highest bidder was given the monopoly to collect land revenue. अब 1765 में अंग्रेजों के पास दीवानी राइट्स आ चुके थे। उसके कुछ समय बाद 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए एक नए सिस्टम की शुरुआत की थी। और इस व्यवस्था के अनुसार वहां का जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, जो किसान थे उनकी जमीन पे से जितना भी टैक्स कलेक्ट किया जाता था, उसके लिए उन्होंने कुछ लोगों को वहां पर नियुक्त किया था। अब ये जो लोग थे वो लोग इजारेदार कहे जाते थे। कई सारा जो प्रदेश होता था, तो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग इजारेदार को वहां का टैक्स कलेक्शन करने की सत्ता दी जाती थी। अब किस व्यक्ति को यह काम दिया जाए, इसके लिए जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये लोग इजारेदार को इकट्ठा करते थे और वहां पर बोली लगाई जाती थी। और जो भी इजारेदार कहता था कि मैं सबसे ज्यादा टैक्स लाकर दूंगा, उसी इजारेदार को वहां पर टैक्स कलेक्ट करने के लिए परमिशन दी जाती थी। यह जो कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट था, ये इजारेदार के साथ करीबन 5 साल का हुआ करता था। तो 5 साल तक वही इजारेदार वहां पे जितने भी किसान थे उनकी जमीन पे टैक्स कलेक्ट करता था और उसी में से वो कंपनी को टैक्स पहुंचाया करता था। अब ये जो इजारेदार होते थे वो किसानों से टैक्स वसूलते थे और वो कंपनी को पहुंचाते थे। अब इजारेदार भी तो बहुत बड़ी बोली लगाकर यह कॉन्ट्रैक्ट हासिल करते थे, तो उनको भी कंपनी को बहुत सारा टैक्स पे करना पड़ता था जो कि किसानों की तरफ से आता था। पर वो बीच में खुद का फायदा भी तो सोचेंगे, तो इसके लिए वो लोग किसानों पे ज्यादती करते थे। वो बहुत ज्यादा टैक्स वसूलते थे ताकि खुद की कमाई के लिए भी उनको उसमें से पैसा मिल पाए। तो इससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को तो पैसा मिल रहा था, इजारेदार्स भी कमा रहे थे। पर जो फार्मर्स थे उनको इससे बहुत ज्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ती थी। इन दिस सिस्टम द वर्ड फार्मर वॉज यूज इन द डॉक्यूमेंट फॉर इजारेदार्स, हेंस दिस सिस्टम वॉज कॉल्ड फार्मिंग सिस्टम। और यह जो सारी व्यवस्था थी, उसके जो डॉक्यूमेंट्स थे, उसमें जो इजारेदार लोग किसानों से टैक्स वसूलते थे, तो इजारेदार लोगों के लिए फार्मर वर्ड यूज किया गया था डॉक्यूमेंट्स में। जबकि जो रियल फार्मर्स एक्चुअली फार्म में काम करते थे, जो किसान खेत में काम करते थे, ना तो उनके कल्याण के लिए कोई ध्यान दे रहा था, ना ही किसान की भलाई का कोई सोचता था। दूसरी ओर उल्टा इजारेदार लोगों के लिए फार्मर वर्ड यूज किया गया था। और यह जो सारी व्यवस्था थी उसको फार्मिंग सिस्टम कहा जाता था। द इजारेदार्स ओनली एम इन दिस सिस्टम वॉज टू जनरेट मोर इनकम, सो द पीजेंट्स वर एक्सप्लॉइटेड। और इजारेदार लोगों का तो जाहिर सी बात है यही एम होगा, उनका मकसद तो वही होता था कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा टैक्स के तौर पर इकट्ठा करे फार्मर्स से। उसमें से जितने पैसे उसने बोली के समय कंपनी को देने के लिए बताए थे, उतने पैसे वो कंपनी को दे दिया करते थे और जो बाकी पैसा होता था वो अपने लिए भी निकाल लेते थे। जबकि जो फार्मर्स थे उनके लिए कुछ भी नहीं बचता था। वो बहुत ज्यादा मेहनत करते थे, इतना जो क्रॉप्स था, जो भी पाक होता था वो उगाते थे, बेचते थे। जो भी पैसा आता था तो बहुत सारा उनका पैसा तो टैक्स देने में चला जाता था। तो यहाँ पर कंपनी का जरूर फायदा हो रहा था, इजारेदार का भी फायदा हो रहा था, पर किसानों का बिल्कुल भी फायदा नहीं हो रहा था। क्योंकि इजारेदार का मुख्य मकसद तो ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूलना ही होता था, जिसकी वजह से जो पीजेंट्स यानी कि जो फार्मर्स या जो किसान होते थे उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, यानी कि उनका शोषण किया जा रहा था। When this practice became unbearable, some reforms were required. Cornwallis was appointed as the Governor General of India to bring about some changes. और जब यह जो व्यवस्था थी वो एकदम अनबेरेबल यानी कि असह्य हो गई,
किसानों का बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है, वो सही से खेती तक नहीं कर पा रहे, फिर भी उनको टैक्स देना पड़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों में बहुत ज्यादा असंतोष देखने को मिल रहा था। जब परिस्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई, तो उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह जो इजारेदार का सिस्टम था, इसको एंड करने का डिसीजन लिया। और उसके बाद जो भारत के नए गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं, चार्ल्स कॉर्नवालिस, उनको इंडिया में भेजा जाता है, ताकि वो इस व्यवस्था में कुछ चेंजेस कर कर एक नई व्यवस्था बनाए लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो अब हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने जब भारत में किसानों पे और उनकी जमीन पे टैक्स कलेक्शन की शुरुआत की थी, तो उसके लिए उन्होंने कौन कौन सी व्यवस्थाएं बनाई थी। सबसे पहले हम देखते हैं परमानेंट सेटलमेंट के बारे में। परमानेंट सेटलमेंट in 1793, when Cornwallis was the governor general, a permanent settlement was introduced in India। कॉर्नवालिस यहाँ पर 1784 में आए थे, और 1793 में जब कॉर्नवालिस भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उस समय पर उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। और जो ये लैंड रेवेन्यू का नया सिस्टम की उन्होंने शुरुआत की थी, तो उसमें कौन कौन सी व्यवस्थाएं थी। द लैंड लॉर्ड वॉज गिवन द राइट ओवर द लैंड एंड लैंड रेवेन्यू। ही हैड टू एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट। अब जितना भी सारा टैक्स कलेक्शन करना था किसानों पे, उनकी जमीन पे, तो क्योंकि किसान तो बहुत सारे थे, तो कंपनी को ये लगता था कि हर एक किसान से सेपरेटली टैक्स कलेक्शन करने में तो बहुत ज्यादा काम बढ़ जाएगा, तो क्यों न कुछ चुनिंदा लोगों को चुना जाए। तो उन्होंने ये जो सारा टैक्स कलेक्शन का काम था, ये जमींदारों को दे दिया। अब जमींदारों की संख्या कम होती थी, वे अपने एरियाज में जितने भी किसान थे, उन पे से टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे सकते थे। तो इस व्यवस्था के अनुसार जो लैंड लॉर्ड्स यानी कि जो जमींदार थे, उनको वहां की जमीन पे मालिकाना हक दे दिया गया था। इसके पहले वहां पर जितनी भी जमीन थी, उसके मालिक वहां पर जो किसान खेती करते थे वही हुआ करते थे। पर जो कि गवर्नमेंट थी, वो किसानों से कभी भी जमीन ले सकती थी। तो उन्होंने इस बार ये जो सारा जमीनों पे मालिकाना हक था, द राइट ओवर द लैंड, वो सारा वहां के लैंड लॉर्ड्स यानी कि जमींदारों को दे दिया गया। और वही लैंड लॉर्ड्स वहां पर टैक्स कलेक्शन भी कलेक्ट किया करते थे। और किसान जो भी खेती करते थे, उनकी जितनी भी जमीन थी, उस पे से जितना भी टैक्स आता था, वो कलेक्ट करके वे लोग गवर्नमेंट को दे देते थे। तो इस तरह से ये जो जमींदार थे, लैंड लॉर्ड्स थे, वो लोग गवर्नमेंट के एजेंट के तौर पर काम किया करते थे। जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में भी देख सकते हैं कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और जो पीजेंट्स यानी कि जो किसान खेती करते थे, उनके बीच में जमींदार हुआ करते थे। जमींदार किसानों से टैक्स कलेक्ट करते थे, और वही टैक्स वे ब्रिटिश गवर्नमेंट को पहुंचाया करते थे। द लैंडलॉर्ड हैड टू डिपॉजिट 9 out of 10 parts ऑफ द लैंड रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट एंड कीप 1/10 पार्ट एज रिम्यूनरेशन। अब ये जो लैंडलॉर्ड्स जितना भी टैक्स कलेक्ट करते थे उन किसानों से, तो 10 में से 9 हिस्सा उसको गवर्नमेंट को देना पड़ता था। और जो 10th पार्ट होता था, जो एक हिस्सा होता था, वो उनके रिम्यूनरेशन यानी कि उनके मेहनताना के तौर पर वो अपने पास रख सकते थे। मान लो जैसे कि अगर वो फार्मर्स थे, उनके पास से जमींदार 1000 रुपीज टैक्स के तौर पर कलेक्ट कर रहे हैं, तो 900 रुपया वो ब्रिटिश गवर्नमेंट में जमा करेंगे, और जो 100 रुपया थे, वो अपने मेहनताना के तौर पर अपने पास रख सकते थे। तो इस तरह से गवर्नमेंट को भी टैक्स जा रहा था, और जमींदार को भी अपने काम के लिए मेहनताना मिल जाता था। दिस मेथड एक्सप्लॉइटेड फार्मर्स बिकॉज दे हैड टू गिव द फिक्स्ड रेवेन्यू टू द लैंडलॉर्ड। अब ये जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था, इसमें व्यवस्था ऐसी थी कि जो किसान थे, उनको एक फिक्स्ड अमाउंट हर साल लैंडलॉर्ड को देना पड़ता था। चाहे ज्यादा बारिश की वजह से उनकी खेती बर्बाद हो जाए, या जब बारिश नहीं होती थी तब भी जो फार्मिंग थी वो खराब हो जाती थी, तो ऐसी परिस्थितियों में भी उन्हें टैक्स पे करना पड़ता था। अगर 1000 रुपया एक किसान को देना पड़ रहा है, तो चाहे उसको खेती में फायदा हो या ना हो, चाहे उसकी फसल बर्बाद हो जाए या सही हो, उसको फिक्स्ड अमाउंट लैंडलॉर्ड को देना ही पड़ता था।
द लैंडलॉर्ड एनी हाउ कलेक्टेड रेवेन्यू एंड ऑपरेस्ड देम। तो ये जो जमींदार थे, चाहे किसान की फार्मिंग अच्छी हो या ना हो, वो किसी भी तरीके से चाहे जोर जुलम करके भी वो लोग किसानों से वो टैक्स वसूलते थे, जिसकी वजह से जो फार्मर्स थे उनको बहुत ज्यादा सहन करना पड़ता था। एक तो उसकी फसल बर्बाद हो जाए, दूसरी ओर उसको टैक्स भी पे करना पड़े, तो अपने खुद के खाने के लिए भी उनको बहुत ज्यादा दिक्कतें उठानी पड़ती थी। The landlord had to deposit fixed amount as per contract every year to the government. However, the permanent settlement was in favor of the landlords. अब ये जो जमींदार किसानों से टैक्स वसूलते थे, तो उन्हें भी तो गवर्नमेंट को हर साल फिक्स्ड रेवेन्यू देना पड़ता था। इसीलिए वे लोग जोर जबरदस्ती करके भी किसानों से टैक्स वसूलते थे। हालांकि ये जो सारी व्यवस्था थी, वो लैंडलॉर्ड्स के फेवर में ही थी। इससे जमींदारों को भी फायदा हो रहा था, किसानों का तो किसी भी तरह से कोई भी फायदा नहीं था। Initially, the landlords had to pay fixed amount of revenue. Land of those who could not pay the revenue was confiscated, and later the landlords started buying the land. तो जो जमींदार थे उन्हें भी टैक्स कलेक्ट करके एक फिक्स्ड रेवेन्यू, एक फिक्स्ड अमाउंट ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना होता था। अगर 100 किसान है, उन 100 किसानों पे एक जमींदार टैक्स वसूल रहा है, तो उसका फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट होता था गवर्नमेंट के साथ कि वो लोग इन 100 किसानों से 1 लाख रुपया इकट्ठा कर कर हर साल गवर्नमेंट को दे दिया करेंगे। ये अमाउंट हम एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं। उस समय पर उस समय की परिस्थिति के अनुसार डिफरेंट अमाउंट हो सकता था। तो वो जो 100 किसान थे, अब उनकी फसल चाहे अच्छी हो ना हो, अब जमींदार को तो कैसे भी करके वहां से उनसे टैक्स वसूलना है, ताकि वो 1 लाख रुपया गवर्नमेंट को भी जमा कर सके, और उसी में से जो कुछ हिस्सा होता था वो अपने मेहनताना के तौर पर भी वो लोग रख सकते थे। तो सरकार के द्वारा जमींदारों को कंट्रोल किया जाता था, जबकि जमींदार जो थे वो किसानों को कंट्रोल करते थे। अगर जमींदार सरकार को टैक्स नहीं दे पाता था, तो सरकार भी उससे मालिकाना हक छीन कर किसी और जमींदार को वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम दे देते थे। जबकि जो लैंड ओनर्स थे, जबकि जो लैंड लॉर्ड्स थे, वो लोग भी किसानों से टैक्स वसूल करते थे। और अगर किसान रेवेन्यू पे नहीं कर पाता, तो किसानों की जमीन जब्त करके ये जो जमींदार थे, वे उसके बाद खुद से टैक्स पे किया करते थे गवर्नमेंट को। पर इस तरह से उनके पास इनकम भी तो आ रही थी। तो बाद में चलकर ये जो जमींदार थे, उन्होंने भी कई सारी जो जमीन थी वो किसानों से खरीदना भी चालू कर दी थी। द गवर्नमेंट वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रोग्रेस ऑफ फार्मर्स। एज अ रिजल्ट, देर वर मेनी रिवोल्ट्स ऑफ फार्मर्स इन बंगाल। Bengal, which was once considered Ann-Bhandar granary, it became impoverished. अब जो सरकार थी, उसको किसानों की भलाई में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। किसानों का विकास हो या ना हो, उनकी प्रोग्रेस हो या ना हो, ब्रिटिश गवर्नमेंट का तो मेन मकसद यही था कि उनके पास ज्यादा से ज्यादा लैंड रेवेन्यू आता रहे। और इसका नतीजा ये आया कि जो किसान थे, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा सहन करना पड़ता था, उनको बहुत ज्यादा टैक्स भी पे करना पड़ता था, उनके घर पे खुद के खाने के लिए उनको दिक्कतें आने लगी एक समय पर, जिसकी वजह से किसानों में बहुत ज्यादा असंतोष की भावना हमें देखने को मिलती है। और इसी का नतीजा है कि आगे चलकर बंगाल में किसानों के कई सारे रिवोल्ट्स यानी कि कई सारे विद्रोह भी होते हैं। और किसानों की इस तरह से हालत खराब होने की वजह से बंगाल, जो कि एक समय पर अन्न भंडार कहा जाता था, हम ये बात पहले आपको बता चुके हैं कि जो बंगाल का प्रदेश था, वो उस समय पर सिर्फ भारत के ही नहीं, दुनिया के सबसे समृद्ध प्रदेशों में से एक माना जाता था। वहां पर हमें रिवर्स देखने को मिलती है, उसके अलावा जो सी कोस्ट है, जो समंदर का किनारा है, वो भी पास में है। तो वहां के किसान समृद्ध हुआ करते थे, वो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करते थे, और वो जो सारा क्रॉप्स होता था, जो खेती का प्रोडक्शन होता था, वो पूरे देश में और दुनिया भर में सप्लाई किया करते थे। तो बंगाल जो कि एक समय पर इतना ज्यादा समृद्ध था, वो देश का अन्न भंडार कहा जाता था, ग्रेनरी, यानी कि जहां पर बहुत ज्यादा अनाज स्टोर किया जाता है। तो यह जो अन्न भंडार कहा जाने वाला बंगाल था, वो इम्पोवरिस्ट यानी कि कंगाल हो जाता है।
वो बहुत ज्यादा वहां के किसान जो थे वो गरीब हो जाते हैं। तो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम भी कुछ सालों तक चलती है, लेकिन क्योंकि ये भी इतनी सफल नहीं रहती, इससे तो एक और किसानों की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। दूसरी ओर एक समय पर आकर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनको भी लगने लगता है, क्योंकि इसमें फिक्स्ड रेवेन्यू है, तो किसी साल अच्छी फसल होती है तो भी वो टैक्स नहीं बढ़ा सकते। तो सरकार को भी लगता था कि उनका भी लॉस हो रहा है, क्योंकि उसके अलावा गवर्नमेंट और किसानों के बीच में जो जमींदार थे, जो कि किसानों से टैक्स वसूल करते थे, तो उनको भी सैलरी देनी पड़ती थी। ये जितना भी लैंड रेवेन्यू आता था, उसका कुछ हिस्सा सरकार को, जमींदारों को भी देना पड़ता था। और दूसरी ओर किसानों की स्थिति भी समय के साथ और ज्यादा खराब होती जा रही थी। तो इन सब कारणों की वजह से परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम भी सफल नहीं हो पाती है।